Hello students, in this video we will do question answers of chapter number 5. हमने chapter number 5 पढ़ लिया है and chapter number 6 पढ़ लिया है. Chapter number 5 पढ़ लिया है and chapter number 6 पढ़ लिया, but we haven't completed our question answers of chapter number 5 and chapter number 6. तो इस वीडियो में हम करेंगे. चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था लाइफ की फंडामेंटल यूनिट के बारे में, जो कि क्या होती है, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था. ओके, लाइक गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप दीस. ओके, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ. सेल्स किसने डिस्कवर की एंड कैसे की. ठीक है, किसने डिस्कवर की थी, हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. इसका आंसर है इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था. ओके, कैसे डिस्कवर किया, वेल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप. खुद ही उन्होंने एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था एंड देन उसी से उन्होंने एक कॉर्क के एक स्लाइस को ऑब्जर्व किया था, एग्जामिन किया था. He observed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of numerous tiny compartments. उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि कॉर्क के अंदर बहुत ही छोटे छोटे हनीकॉम, मतलब एकदम कॉम के जैसे जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है, एकदम छोटे छोटे ऐसे टाइनी कंपार्टमेंट्स थे उनके अंदर. और द माइनस सेल बॉक्सेस आर रेफर टू एज सेल्स. और जो वो छोटे छोटे जो बॉक्सेस थे उनका क्या नाम दिया उन्होंने, सेल्स. इस तरीके से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. इसके बाद है Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को structural and functional unit of life क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है एंड मेनली सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करती है. ठीक है, इसका आंसर है सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी. सेल्स तो है एक एंटिटी. एंटिटी मीन्स कोई भी हमारी जैसे बॉडी है उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कौन बनाती है, सेल बनाती है. एंटिटी मीन्स पूरा का पूरा जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंटिटी जो हमारे एज अ रेफरेंस हमने लिया है. ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू. सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू. फर्दर एन ऑर्गन एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गन सिस्टम. टिश्यू सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. They perform fundamental functions in life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. Cells जो है ये सारे functions जो perform करती हैं, respiration, digestion, excretion. ठीक है, और दोनों ही के अंदर, जैसे कि unicellular organism के अंदर भी और multicellular organism के अंदर भी. They perform all the activities independently. सारी activities independently perform करते हैं वो. independently मतलब जैसे कि कुछ group of cells है, ये independently मान लो digestion में help कर रही है. ठीक है, कुछ और जो सेल्स का ग्रुप है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करवा रही है. ऐसी नहीं कि इसकी सेल्स इस पे डिपेंड कर रही है, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं. हेंस सेल्स आर रेफर टू ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. इसलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर थे आपके, ये थे आपके पेज नंबर 51 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी. न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर है ये. इसके बाद है पेज नंबर नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे पेज नंबर 53 पे 2 क्वेश्चन हैं. ठीक है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कैसे मूव करता है, इसका हमें पढ़ना है. देखो, पेज नंबर 53 के सोल्यूशन से ये. ओके, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है, थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, द सेलुलर वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इन द सेल. सेल के अंदर जब वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वेयर इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन एक्सटर्नल सराउंडिंग्स इज कंपेरेटिवली लोअर. जब सेल के अंदर CO2 का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और जब बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट कम हो जाता है, तो इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन में डिफरेंस आ गया है ना. This difference is the concentration level inside and outside of the cell causes the CO2 to diffuse from a region of higher to a lower concentration. जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है हायर टू
लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से जहाँ पे कम है उधर मूव करते हैं। दिस इज़ द डिफ्यूजन। इसके बाद आता है वाटर। वाटर कैसे मूव करता है? थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर डिफ्यूजेस बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाता है। इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन until equilibrium is reached. What is equilibrium? Haven't you listened to this word? Equilibrium क्या होता है? Equilibrium एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी भी सेलेक्टिवली परमिएबल के दोनों साइड जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, जब वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी स्टेज आ जाए जब दोनों साइड इक्वल कंसंट्रेशन आ गई, अब ना तो ये साइड मूव कर रहा है ना वो साइड, दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ओके, तो कहते हैं कि वाटर कैसे मूव करता है? वाटर मूव करता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पेज पे, वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? Plasma membrane is called a selectively permeable membrane as it permits the movement of only certain molecules in and out of the cells. Not all the molecules are free to diffuse. ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही परमिट करती है कि वो सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। मीन्स कुछ ही खास चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ऐसी होती है जिनको परमिट करती है कि दैट दे कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते हैं डिफ्यूज़ होने के लिए, ठीक है। इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही परमिट करती है। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये थे आपके पेज नंबर 53 के क्वेश्चंस। इसके बाद है एक क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 55 पर। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। जैसे यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ जो है जनरली क्या होता है 1 to 10 म्यूमीटर माइक्रोमीटर। 10 रेज़ टू, एक माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -6, इसको म्यू भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जनरली क्या होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियर रीजन का, ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमें करना है। यूकैरियोटिक में क्या दिया हुआ है वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक सेल का आंसर इसमें दिया गया है सेकेंड में। न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन बहुत ही पुअरली अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मीन्स न्यूक्लियोइड क्या होता है एब्सेंट होता है। वहाँ पे वेल डिफाइंड अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, ठीक है। इसके बाद है क्रोमोजोम, यहाँ पे सिंगल होता है या मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोजोम यहाँ पे एक होता है। इधर है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं और इधर प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। ये था आपका पेज नंबर 55 का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पेज नंबर 57 पे 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 2 ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे 2 ऑर्गेनल्स जो हमने पढ़े हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, अदरवाइज प्लास्टिड। ये 2 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। पेज नंबर 57 के क्वेश्चन से माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर कुछ फिजिकली या केमिकली की वजह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है वो ख़राब हो जाती है, फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो क्या होगा। इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल एंड व्हेन द रिवाइवल ऑफ सेल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर सेल डैमेज, किसी भी तरह का सेल को डैमेज होता है तो सेल की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाता है
एंजाइम्स जो है जो एंजाइम्स होते हैं ऐसी सेल्स को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिनका लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। मतलब जैसे कोई भी सेल में कोई डैमेज आया, ठीक है, तो उनको खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा मतलब कि उनके अंदर एक स्टारवेशन कंडीशन आती है। स्टारवेशन कंडीशन मीन्स एक ऐसी कंडीशन जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज स्टारवेशन कंडीशन, ठीक है। स्टारवेशन कंडीशन आई तो क्या होगा, सेल को खाना तो चाहिए, खाना मिल नहीं रहा है, तो सेल अपने आप को ही खाने लग जाती है। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने आप को ही खाने लग जाते हैं। तो अपने आप को खाना मीन्स सुसाइड करना, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम बर्स्ट हुआ, एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्स को, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सेम क्वेश्चन यहीं पे है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? When there is damage to cell and when revival is not possible, जब सेल में डैमेज आता है और जब रिवाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और एंजाइम सेल को, अपनी ही सेल को खा लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स में बनते हैं, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल टेक प्लेस इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। राइबोसोमल पार्टिकल्स दैट आर फाउंड अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किससे अटैच होते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इनके कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम्स में बनता है, और राइबोसोम किससे अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद हमारे पास है NCERT क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं NCERT, वी विल सॉल्व दीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं, उनका एक कंपैरिजन पूछा है, ठीक है। ये पेज नंबर 59 पे है, NCERT पेज नंबर 59। दिस वन इज़ ओल्ड NCERT पेज नंबर, ठीक है, ये न्यू NCERT है। जैसे इसमें है ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। शेप ऑफ सेल की बात करें तो अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, अच्छे से एजेस होते हैं, इनकी शेप जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। एनिमल सेल की बात करें तो राउंड और इरेगुलर कैसी भी शेप होती है, ठीक है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के एकदम सेंटर में। लाइबोसोम कभी कभी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें हमेशा प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होते। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सिंगल वैक्यूल्स होता है, और कुछ बहुत बड़े बड़े जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड मीन्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। और जो एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले इनके साइज़ की बात करेंगे। इनका साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, इनका साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर की बात मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके बाद है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो होता है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर एब्सेंट होती है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इधर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है और उनमें गर्डल बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चारों तरफ से सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इधर एक ही क्रोमोसोम होता है, इधर मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इधर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, इधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के जो बाहर की मेम्ब्रेन है फट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा? इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर बाहर फ्रीली मूव करेंगे अब, ठीक है,
उनके पास कोई नहीं है कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी पहले, ये कुछ चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, सबको परमिट नहीं करती थी, एक को परमिट कर दिया जो सेल के लिए यूज़फुल है, बाकी जो है वो वापस चली गई। लेकिन अगर ये टूट जाती है तो सारे अंदर बाहर कोई भी फ्रीली आ जा सकता है। As the plasma membrane act as mechanical barrier means एक जो physical barrier होता है वो, the exchange of material from its surroundings through osmosis or diffusion in a cell won't take place. Material का exchange नहीं होगा, ठीक है, won't take place. Consequently क्या होगा, सेल वुड डाई, सेल मर जाएगा। क्यों? ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं मिलेगा, मतलब उसको सेल को जो अपने ये जो यूज़फुल मटेरियल है उसको नहीं मिल पाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल विल डाई। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल अगर कोई गोल्जी एपरेटस नहीं होता है तो क्या होगा। ऑफ कोर्स जो गोल्जी एपरेटस के जो काम है वो नहीं होंगे, जैसे पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, मैन्युफैक्चर्स नहीं होगा, ठीक है। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हुज फंक्शन आर एज फॉलोज। गोल्जी एपरेटस के पास में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनके फंक्शन है दिए हुए हैं, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। Without the Golgi apparatus, cell will be disabled from packing and dispatching material that were produced by the cell. गोल्जी apparatus के बिना सेल जो है डिसेबल हो जाएगी कि कोई भी मटेरियल ना तो डिस्पैच होगा ना पैक हो पाएगा, ठीक है। गोल्जी apparatus सेल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो सेल प्रोड्यूस भी नहीं हो पाएगी, ना तो ये सारे काम हो पाएंगे, ना कुछ सेल प्रोड्यूस हो पाएंगी, बन भी नहीं पाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनल को पावर हाउस बोलते हैं, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों? इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हैं जो सेल की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं? एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। एसेंशियल फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसके लिए ज़रूरी है? सेल की केमिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसकी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं? वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, Where do the lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं लिपिड और प्रोटीन, वो कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके बाद है 7 क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? 5 प्रोसेसेस के थ्रू लेता है वो, जैसे इसका आंसर है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना खाना लेता है। एज इट सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इनफ। सेल मेम्ब्रेन अमीबा की फ्लेक्सिबल होती है, कैसे भी वो मूव कर सकती है, जैसे जेली होती है ना, दैट इज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा सेल। फूड पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड। फूड पार्टिकल्स इनगल्फ कर लेता है अमीबा, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल गर्डलिंग इट। जैसे क्या कर लेता है? एक फूड वैक्यूल बना लेता है चारों तरफ, फूड पार्टिकल के चारों तरफ, ठीक है, विच इज़ असिस्टेड बाय द सूडोपोडिया। और जो स्ट्रक्चर्स बनाता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। अमीबा सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ इनगल्फ पार्टिकल वंस द फूड इज ट्रैप। एक बार फूड ट्रैप हो गया, अब अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। जैसे ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, इसको लेना है अंदर, ये अपनी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएगा, सूडोपोडिया की फॉर्म में बना देगा, फूड वैक्यूल के चारों तरफ बन जाएगा ये, ठीक है, और ये फूड को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और ये फूड को यहाँ पे इसने अंदर ले लिया। इसके बाद क्या होगा? ये फूड पूरी बॉडी में ऐसे डाइजेस्ट होने लग जाएगा, पूरी बॉडी में मिक्स होने लग जाएगा, सेल की साइज़ भी बढ़ जाता है इससे। अब जो वेस्ट होता है वो इस तरीके से रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं खाने को लेना, इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है खाना, ठीक है, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, दिस इज डाइजेशन।
यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब हो रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है, दिस इज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एसिमिलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, वो हो रहा है एसिमिलेट मतलब कि पहुँच रहा है, दैट इज एसिमिलेशन। एंड लास्ट पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है, दैट इज इजेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। पानी का मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। 4 हमने पील पोटैटो हाल्स लिए हैं, पोटैटो के हाफ टुकड़े लिए हैं, एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। उनके अंदर से पोटैटो कप बनाने के लिए जैसे कि स्कूप निकाल लिया है, चम्मच से निकाल लिया है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है। उनके अंदर से एक पोटैटो हमें ऐसा लेना है कि वो बॉइल्ड हो। अब हर पोटैटो को एक ट्रे के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर पानी होगा। कप ए को हमें खाली रखना है, ठीक है। बी के अंदर हमें थोड़ी चीनी डाल देनी है, सी के अंदर हमें नमक डाल देना है, फोर्थ के अंदर चीनी डाल देनी है जो बॉइल्ड वाला पोटैटो था उसके अंदर, ठीक है। अब इन्हें 2 घंटे रखने हैं। अब उनको ऑब्जर्व करना है, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कीप दीज फॉर 2 आवर्स, उसको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है, क्यों होता है वो पूछें। इसका आंसर है, वाटर एक्यूमुलेट्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी इज अ डिफरेंस इन द वाटर कंसनट्रेशन इज एब्जॉर्ब्ड। क्या हमें मिलेगा? पानी की कंसनट्रेशन में डिफरेंस मिलेगा। बी और सी जैसे 4 थे, ए बी सी डी। ए के अंदर हमने क्या डाला था? शुगर, ठीक है, सॉरी ए को हमने खाली रखा था। बी के अंदर शुगर था, इसमें सॉल्ट था, और इसमें भी सॉल्ट था, लेकिन इसमें शुगर था, लेकिन ये बॉयल वाला पोटैटो था। बी के अंदर क्या होगा और सी के अंदर क्या होगा? एक पानी की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, इसलिए पानी मूव करेगा। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है वह मूवमेंट होगा। कहाँ से कहाँ? हायर से लोअर, ठीक है। यहाँ पे एंडोस्मोसिस होगा, आलू के अंदर पानी भर जाएगा, आलू के अंदर पानी आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे पानी रखा था वहाँ से पानी आलू के अंदर चला जाएगा, इसलिए पानी का मूवमेंट होगा इनसाइड टू आउटसाइड, बाहर की साइड, एंडोस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ए के अंदर में क्या मिलेगा? ए तो हमने खाली रखा है। Potato A is essential in this experiment as it is significant to compare different scenarios seen in potato cups B, C and D. A हमने इसलिए रखा है कि हम उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं B, C और D के साथ। Potato A in this experiment clearly shows that potato cavity on its own cannot bring about water movement. Means A के अंदर हमने क्या रखा? नॉर्मली आलू था, बॉयल नहीं था ये, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर सिंपल सा पानी डाला, मतलब कोई भी पोटैटो कैविटी ऐसी नहीं होती कि वो खुद ही पानी का मूवमेंट करा दे, ठीक है। उसके अंदर कुछ होगा तो ही पानी का मूवमेंट होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। ए और डी के अंदर पानी गैदर क्यों नहीं हुआ? कहाँ चला गया पानी? क्यों? ए के कप इन ए डज नॉट शो एनी चेंज इन वाटर फ्लो कंसनट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस टू occur। ए के अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, ए के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा। विच रिक्वायर कंसनट्रेशन टू बी हायर देन अदर। अगर हमें ऑस्मोसिस करवाना है तो कंसनट्रेशन हाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सेल्स इन कप डी आर डेड। जो डी के अंदर जो सेल्स है वो मरी हुई हैं, इसलिए कोई भी वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हुआ। क्योंकि डी के अंदर हमने बॉइल्ड वाला पोटैटो लिया था, हमने उसको बॉयल कर दिया, उसकी सेल्स को मार दिया है, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सेल डिविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से टाइप का डिवीजन हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है और कौन सा गैमेट्स के लिए होता है, इन्वॉल्व होता है प्रोसेस। 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस।
और गैमेट्स के लिए क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए कौन सा होता है, माइटोसिस, और गैमेट्स के लिए meiosis. While meiosis is a type of cell division which result in the formation of gamete. Growth and repair. Mitosis. Gamete formation. Meiosis. So here we have completed our whole NCERT questions of chapter number 5 in this video. In next video we will do question answers of chapter number 6 tissues. ठीक है, 6 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन लर्न करिए, पढ़िए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट। थैंक यू।